जैसे घर में कोई माने एक मुखिया नहीं होता है, जिसको जो मन में आ रहा है घर के सवांग को वो बोल रहा है, वो कर रहा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से जो है करते हैं, बोलते हैं। वो परिवार ज़्यादा दिन तक एक साथ चलता नहीं। अब नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं हैं जो मैंने एक ज़माने में एनडीए में जिनकी भूमिका बड़े भाई वाले हुआ करती थी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार एनडीए में इन दिनों आप देख रहे होंगे कैसे बयानबाजियां हो रही हैं, गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है कि आखिर हो क्या रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ कह रहे हैं, बीजेपी कुछ कह रही है, नीतीश कुमार फिलहाल कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो मौन हैं। और जहां तक बात मुकेश सहनी की है तो वो भी कह रहे हैं कि एनडीए के साथ हैं, लेकिन फिर भी जो उनके सुर दिख रहे हैं वो बगावती दिख रहे हैं। एनडीए के अंदर क्या हो रहा है, ये जो गुत्थी उलझी हुई है, इसे सुलझाने हम पहुंचे हैं। बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी के शिवानंद तिवारी काफ़ी अनुभवी आदमी है। आप सब कुछ देख रहे हैं। नीतीश कुमार तो अक्सर मौन रहते ही हैं, ये कोई बड़ी बात है भी नहीं। ये इन दिनों एनडीए में क्या हो रहा है, क्या लगता है कि हाँ एनडीए के नेता साथ रह पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से बयानबाजियाँ दिख रही हैं ऐसा लगता नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार का इस बार का मौन जो है वो दूसरी वजह से है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जो अथॉरिटी थी, मतलब एनडीए के अंदर सर्वमान्य नेता वो थे, अब मुख्यमंत्री हैं। नेता वाली हैसियत उनकी ख़त्म हो गई। नेता वाली हैसियत ख़त्म भी होती इसलिए कि आपका पिछले विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इतना पुअर रहा है, इतना कमज़ोर रहा है कि ये मैसेज चला गया कि अब नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं हैं जो मैंने एक ज़माने में एनडीए में जिनकी भूमिका बड़े भाई वाले हुआ करती थी। और राजनीति में आपकी ताकत का अंदाज़ा जो है वो वोट लेने की आपकी क्षमता कितनी है, कितने लोगों को आप जितवा सकते हैं, इस पर जो है आँखी जाती है। उस कसौटी पर एक तो उनकी अथॉरिटी ख़त्म हो गई। इसलिए लगता ये है कि मैंने जैसे घर में कोई मैंने एक मुखिया नहीं होता है, जिसको जो मन में आ रहा है घर के सवांग को वो बोल रहा है, वो कर रहा है। यही स्थिति आज एनडीए की है। और जहां ये स्थिति होती है, जिस परिवार में कोई एक मुखिया नहीं होता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से जो है करते हैं, बोलते हैं, वो परिवार ज़्यादा दिन तक एक साथ चलता नहीं है। आपका साफ कहना है कि एनडीए गठबंधन भी ज़्यादा लंबा चल नहीं पाएगा। अब हमको अपनी बात पूरी कर ले दीजिए। बिना तर्क के कैसे ये कहा जाए कि क्या है। छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है ये सम्राट अशोक को लेकर के एक सैद्धांतिक जो है टकराव मैंने हमको दिखाई दे रहा है जनता दल यूनाइटेड में और भारतीय जनता पार्टी में। इस सवाल को उठाया है उपेंद्र कुशवाहा ने। भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं दे पा रही है। ये हमको ऐसा लगता है कि जो डीपी सिन्हा हैं, जिनको वजह से ये विवाद पैदा हुआ है, ये साधारण घटना नहीं है। देखिए, आरएसएस को समझना, आरएसएस को पहचानना, आरएसएस का एजेंडा क्या है, इसको समझना जो है हमको नहीं लगता है कि बहुत लोग समझ पा रहे हैं। आरएसएस जो है उसका एक लंबा एजेंडा है और इस देश में को ये अपने अनुसार जो है बनाना चाहता है। ये जो डीपी सिंह ने किताब लिखी, अशोक को जिस तरह से उन्होंने मैंने खलनायक बताने की कोशिश की, उनको उनके चरित्र का हनन करने की कोशिश की, इसके पीछे एक कारण है। एक हिंदुस्तान में अधिकांश राजा क्षत्रिय रहे हैं, ब्राह्मण राजा बहुत कम हुए हैं। एक ब्राह्मण वंश के राज की शुरुआत हुई है, एक पुष्यमित्र शुंग हुए हैं हम लोगों के यहाँ, जो मौर्यों के जो अंतिम राजा थे बृहद्रथ, उनके फौज में सेनापति थे। ब्राह्मण थे लेकिन सेनापति थे। उन्होंने उस राजा की हत्या की, मुगल मौर्य वंश का अंत हो गया और ये गद्दी पर बैठे। अब ये विवादास्पद उनका रहा है। ये माना जाता है कि उन्होंने फिर से, बौद्धों का प्रभाव इतना ज़्यादा था, हालांकि ये भी कहा जाता है कि बौद्ध लोग कमज़ोर हो चुके थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान से सफाया करके
और फिर से जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, उसकी स्थापना इन्होंने की। अब एक स्कूल ये कहता है कि साहब उन्होंने बौद्ध मठों को जलाया, बौद्धों की हत्या की बड़े पैमाने पर, और इसके बाद जो है बुद्धिज्म को उन्होंने ख़त्म किया। तो आरएसएस जो है वो एक रंग का हिंदुस्तान चाहता है, उसको बुद्धिज्म भी नहीं चाहिए, उसको माने सिखिज्म भी, सिख धर्म भी नहीं चाहिए। अभी देखिएगा कि जिस ढंग से ये पंजाब में हुआ, क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी के साथ जो घटना हुई, उसके बाद जो है आरएसएस ने किस ढंग से माने चलाया, ये यहाँ तक कहा कि मैंने धमकी दिया कि 1984 का याद कीजिए, जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो दिल्ली में दंगा हुआ था, उसकी याद दिलाई और कहा कि उससे भयानक दंगा होगा, इसलिए कि इंदिरा गांधी से कहीं ज़्यादा मजबूत जो है नेता मैंने नरेंद्र मोदी हैं। ये सवाल उठाया गया कि जो सिख आर्मी में हैं उनको भी हटाया जाए। तो ये जितना भी ये हिंदुस्तान में सिख धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, ये सब जो है समता के आधार पर आया। बौद्ध धर्म भी समाज में सबको बराबर मानता था, यहाँ तक कि जीव को, मनुष्य को ही नहीं समस्त जीव को भी वो समान नज़र से देखने की बात करता था। उसी तरह से सिख धर्म भी गुरु नानक ने ये जो जातीय विषमता है उसके खिलाफ उन्होंने धर्म की स्थापना की। ये इसको सबको ख़त्म करके सिर्फ जिसको धर्म मानता है, जिसके बारे में व्याख्या किया है मैंने सावरकर साहब ने, उसी के अनुसार इस देश को स्थापित करना चाहता है। ये एक मूल प्रश्न है। आप पुष्यमित्र सिंह जो है वो ईसा के करीब 150 पौधे 200 बरस पहले हुए, और उसके बाद से उनके कहानी को अलग अलग ढंग से दिखाया जाता है। एक तरफ माना जाता है कि बहुत ही जुल्म उन्होंने किया, दूसरा ये कहा जाता है कि नहीं, जो मौर्य साम्राज्य था वो अहिंसा में और शांति में इस ढंग से करने लगा था कि चारों तरफ बिखराव पैदा हो गया था, कमज़ोर हो रहा था, उसको अपदस्त करके इन्होंने फिर से एक मजबूत शासन माने की स्थापना की। लेकिन साथ साथ ये आता है कि उन्होंने माने बौद्ध मठों को जलाया, बौद्धों की हत्या करवाई और बौद्ध धर्म को के निशान को इस देश से मिटा दिया। और इसीलिए आप देखिएगा कि इतिहास में जाइएगा तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान के लोगों को ये पता नहीं था कि बौद्ध धर्म यहाँ भगवान बुद्ध हुए हैं और बौद्ध धर्म भी हमारे समाज में कभी प्रभावी था। ये बाहर के लोगों ने आके हमको बताया। तो ये एक सैद्धांतिक विवाद है, ये कोई साधारण विवाद नहीं है। डीपी सिन्हा को कैसे मिल गया साहित्य अकादमी? वो तो नाटक वाले आदमी थे। नाटक के लिए पुरस्कार दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी की ओर से। संगीत नाटक अकादमी उनको पुरस्कृत कर चुकी थी भीषम साहिनी के साथ काफ़ी पहले। फिर उसी आदमी को साहित्य अकादमी जो है कैसे पुरस्कृत कर रहा है? वो भी यानी साहित्य अकादमी के 60-65 वर्षों के इतिहास में ये पहली मर्तबा हुआ है कि किसी नाटककार को साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है। ये खास एजेंडा की तरह, मतलब ये पहले से तय था, ये सब पहले से तय। हाँ, ये सब एकदम मैंने कैलकुलेट करके इनको प्रतिष्ठा दिलाई गई। अब उसका जो है मैंने उल्टा असर हुआ। इसलिए उल्टा असर हुआ कि ये जो मैंने कुशवाहा हैं, कोयरी हैं, मौर्य हैं, सैनी हैं, माली हैं, ये तमाम जातियां जो हैं वो सम्राट अशोक को अपना पुरखा मानती हैं और उनके पुरखे का ये अपमान हो रहा है। इनके पुरखे का अपमान हो रहा है। अशोक जो है जिनको चक्रवर्ती माना गया, अशोक जिनको द ग्रेट कहा गया, अशोक जिन्होंने पूरे दुनिया में बुद्धिज्म को फैलाने का काम किया, अशोक जिन्होंने हिंसा का परिणाम देखकर शांति का मार्ग अख्तियार किया, उसको उसके छवि को धूमिल करने का ये प्रयास हुआ है। तो जो लोग उनको पुरखा मानते हैं स्वाभाविक रूप से उनमें रिएक्शन होगा और वही जो है झगड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना है कि उपेंद्र कुशवाहा या नीतीश कुमार जिनको अपना पुरखा मानते हैं, उनका जो चरित्र हनन हो रहा है, उनके चरित्र की जो हत्या हो रही है, उसको सत्ता की लालच में मौन रह करके बर्दाश्त कर लेंगे या अपने पुरखे के को जो अपमान करने का अभियान, अपमानित करने का अभियान चला रहा है, उसके लिए उनके पक्ष में खड़ा होकर के उनको डिफेंड करेंगे। ये देखने की बात है और उसी पर जो है हमको लगता है कि ये एनडीए गठबंधन का भविष्य जो है निर्भर करता है।
देखिए, कुल मिलाकर शिवानंद तिवारी ने तमाम बातों की याद दिलाई है, तमाम जो जानकारियां हमारे पास भी नहीं थी वो भी बातें बताई हैं जो काफ़ी कम आपको जानने को मिलेंगी। इस वीडियो में आपने वो देखकर सब कुछ जाना होगा। अब देखना ये होगा नीतीश कुमार के पक्ष में रहकर क्या बीजेपी जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चाह रही है वो करती है कि नहीं। हम जय प्रकाश सिन्हा के मुद्दे को लेकर कह रहे हैं, जो किताब उन्होंने लिख दी, किताब में जो बातें उन्होंने लिख दी अशोक सम्राट को लेकर, या फिर नीतीश कुमार अंतोगत्वा फैसला लेंगे बीजेपी से दूर होने का, ये देखना होगा। और जहाँ पर शिवानंद तिवारी ने साफ साफ कहा, जिस परिवार में कोई एक मुखिया नहीं होता, जिसके कंधे पर जिम्मेदारी नहीं होती, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होते, उस परिवार में जल्दी ही बिखराव होता है। अब देखना यह होगा कि एनडीए में बिखराव कब तक होता भी है या नीतीश कुमार सब कुछ संभाल लेते हैं समय रहते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।